नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 9 जो कि है हाइड्रोकार्बन पार्ट थर्ड के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: एल्केनों का विरचन एवं एल्केनों के गुणधर्म। तो सबसे पहले हम एल्केनों के विरचन को समझ लेते हैं। एल्केन के मुख्य स्रोत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस हैं। फिर भी एल्केनों को इन विधियों द्वारा बनाया जा सकता है, जिसमें से सबसे पहली जो विधि है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। डाई हाइड्रोजन गैस सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम तथा निकिल की उपस्थिति में एल्कीन के साथ योग करके एल्केन बनाती है और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यानी कि यदि एल्कीन की अभिक्रिया डाइहाइड्रोजन गैस के साथ प्लेटिनम, पैलेडियम तथा निकिल की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो एथीन के विक्रिया H2 के साथ Pt, Pd और Ni की उपस्थिति में कराने पर जो हाइड्रोजन होता है वो दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसके दोनों कार्बन पर चले जाता है, जिससे एथेन का निर्माण होता है। इसी प्रकार CH3 CH डबल बॉन्ड CH यानी प्रोपीन के विक्रिया H2 के साथ कराने पर Pt, Pd, Ni की उपस्थिति में हाइड्रोजन जो है वो दोनों कार्बन द्विआबंध कार्बन के कार्बन परमाणु पर जाकर प्रोपेन का निर्माण करते हैं। और ठीक इसी प्रकार से प्रोपाइन प्रोपाइन से भी प्रोपेन का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोपीन है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्रोपाइन में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोपाइन से भी हम पहले प्रोपीन और फिर पुनः प्रोपेन का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है एल्किल हैलाइडों से। एल्किल हैलाइडों जिसमें से फ्लोराइडों के अलावा का जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया H2 के साथ Zn की उपस्थिति में करने पर मेथेन प्राप्त होती है और इसी प्रकार क्लोरोएथेन की अभिक्रिया H2 के साथ जिंक एवं H पॉजिटिव आयन की उपस्थिति में कराने पर एथेन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन का निर्माण, ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूटेन का निर्माण, यानी कि हम एल्किल हैलाइडों से एल्केन का जो निर्माण है वो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। शुष्क ईथरीय विलयन नमी से मुक्त होनी चाहिए जो मैं एल्किल हैलाइडों की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा उच्चतर एल्केन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में करें, वो भी तो सोडियम धातु के साथ, तो यहाँ पर जो है वो उच्च एल्केन प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर CH3Br की अभिक्रिया 2Na के साथ CH3Br के साथ करेंगे तो 2NaBr यहाँ पर अलग हो जाता है और CH3 यानी कि एथेन का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया Na के साथ कराने पर N-ब्यूटेन का निर्माण होता है और इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वो वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर
कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कम कार्बन परमाणु वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड के इस विलोपन को विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर CH3COONA यहाँ पर जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण है। इसकी अभिक्रिया सोडा लाइम जो होता है वो NaOH और CaO का मिश्रण होता है। तो इसकी अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ कराने पर CH4 यानी कि एक कार्बन कम वाला एल्केन प्राप्त होता है और साथ में सोडियम एथेनोड भी यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया से CH4 यानी कि मेथेन का निर्माण होता है और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अब एनसीईआरटी का उदाहरण है 9.6 जिसमें पूछा गया है प्रोपेन के विरचन के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें पता है कि अम्ल के सोडियम लवण के लिए हमें एक अतिरिक्त कार्बन जो है वो लेना होगा। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 COONA यानी कि ब्यूटेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जब हम NaOH और CaO के मिश्रण के साथ यानी कि सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो हमें यहाँ पर प्रोपेन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम प्रोपेन का निर्माण यहाँ पर ब्यूटेनोइक अम्ल से करते हैं या ब्यूटेनोइक अम्ल के लवण से यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट है कोल्वे की विद्युत अपघटनीय विधि। तो कोल्वे की विद्युत अपघटनीय विधि में कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर सम कार्बन परमाणु संख्या वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। तो हम सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया H2 के साथ जब विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें एल्केन का निर्माण होता है, साथ में CO2 H2 और NaOH का भी निर्माण होता है। यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो एनोड पर है वो एसीटेट आयन का निर्माण होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके एसीटेट मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं और इसके उपरांत मैथिल मुक्त मूलक का निर्माण होता है, साथ में ऑक्सीजन का भी यहाँ निर्माण होता है और मैथिल मुक्त मूलक के बाद यहाँ पर एल्केन का निर्माण एनोड पर हो जाता है। जबकि कैथोड पर H2O जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन का निर्माण करता है और ये 2H पॉजिटिव उसके उपरांत H2 गैस का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से H2 गैस कैथोड पर तथा O2 गैस एनोड पर मुक्त होती है और साथ में यहाँ पर एल्केन का भी निर्माण होता है। अब हम समझते हैं एल्केनों के गुणधर्म। तो सबसे पहला है भौतिक गुणधर्म। एल्केन अणु में कार्बन सिंगल आबंध कार्बन तथा कार्बन सिंगल आबंध हाइड्रोजन आबंध के सह संयोजक गुण तथा कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर के कारण लगभग सभी एल्केन जो है वो अध्रुवीय होते हैं। तो जितने भी एल्केन होते हैं वो अधिकतर जो है वो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और इसका कारण ये है कि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो है वो विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर होता है। इनके मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं। दुर्बल बलों के कारण एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य कार्बन 1 से कार्बन 4 तक गैस, कार्बन 5 से कार्बन 17 तक द्रव तथा कार्बन 18 या उससे अधिक कार्बन युक्त एल्केन 298 केल्विन पर ठोस होते हैं। पेंटेन के 3 समावयव एल्केनों पेंटेन 2 मैथिल ब्यूटेन तथा 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन के क्वथनांकों को देखने से यह पता लगता है
कि पेंटेन में 5 कार्बन परमाणु की एक सतत श्रृंखला का उच्च क्वथनांक जो है वो 309.1 केल्विन है, जबकि 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन 289.5 केल्विन पर उबलती है। तो जो पेंटीन के समावयवी स्ट्रक्चर है, समावयवी संरचना है, उनमें से जो एन पेंटेन है यानी कि सबसे सीधी श्रृंखला वाला जो समावयव है, उसका सबसे उच्च क्वथनांक होता है जो कि है 309.1 केल्विन। और जब शाखा में कार्बन जुड़ जाते हैं तो उनके क्वथनांकों में गिरावट देखने को मिलती है। शाखीय श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ अणु की आकृति लगभग गोल हो जाती है, जिससे गोलाकार अणुओं में कम आपसी संपर्क स्थल तथा दुर्बल अंतरा आणविक बल होते हैं। इसीलिए इनके जो क्वथनांक होते हैं वो कम होने लगते हैं। अब यहाँ पर एल्केनों के क्वथनांकों एवं गलनांकों में परिवर्तन को दिखाया गया है। तो यहाँ पर आणविक सूत्र और उनके नाम को प्रदर्शित किया गया है। CH4 को मीथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन और इसी प्रकार से अन्य एल्केनों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। साथ में उनके अणुभार को भी प्रदर्शित किया गया है। और क्वथनांक जो होते हैं वो अणुभार पर निर्भर करते हैं। अणुभार बढ़ने पर जो क्वथनांक होते हैं वो भी बढ़ने लगते हैं, या कार्बन श्रृंखला बढ़ने पर यानी कि एल्केन में कार्बन की संख्या बढ़ने पर उनके क्वथनांकों में भी उच्चता देखने को मिलती है, यानी कि क्वथनांक भी बढ़ने लगते हैं। परंतु गलनांक की अगर हम बात करें, CH4 का 90.5, C2H6 का जो है वो गलनांक थोड़ा अधिक हो जाता है और C3H8 का जो गलनांक है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो सभी में नहीं लेकिन अधिकतर अधिकतर एल्केन में कार्बन की श्रृंखला या कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर उनके गलनांक भी बढ़ जाते हैं। परंतु कहीं कहीं पर ये जो है ये सही ऑर्डर सही क्रम देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर 113 है, यहाँ पर 114 है, फिर 143 है। तो गलनांक में एक क्रम जो है वो एक निश्चित क्रम देखने को नहीं मिलेगा, जबकि क्वथनांक में ये क्रम जो है वो एक निश्चित क्रम देखने को मिलेगा कि कार्बन संख्या बढ़ने पर या अणुभार बढ़ने पर उनके क्वथनांकों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जबकि गलनांक में ये जो क्रम है ये क्रम जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्केनों के गुणधर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।